हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जो कि 6 क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके रिस्पेक्ट में मैं लेसन्स बना रहा हूं कि उसका प्रिपरेशन कैसे करना है। तो उसमें पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स होते हैं, बेसिकली एक लैंग्वेज होता है, एक रीजनिंग होता है, देन मैथ्स होता है। तो एज अपना जो गणित का पोर्सन है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैंने सिलेबस को यहाँ पे आप देख सकते हो, एक जगह पे लिख रखा है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे सिलेबस को, तो देखिए संख्या एवं संख्या पद्धति पहला टॉपिक है। देन पूर्ण संख्याओं पर आधारित आधारभूत संक्रियाएं, देन भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, देन गुणनखंड गुणज एवं उनके गण, ऐसे करके हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं। तो अभी तक मैंने जो कवर किया है वो कवर किया है। पहला टॉपिक कवर कर लिया मैंने, दूसरा कवर हो गया, तीसरा भी कवर हो गया। देन गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा। ये टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। इसके ऊपर बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, थ्योरी क्या है, इसमें क्या पढ़ना है आपको, और इसके ऊपर क्वेश्चंस, और ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आ गए हैं कुछ पुराने पेपर में, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो कहने का मतलब टोटल नवोदय विद्यालय में आप देखो 10 इधर है और इधर 9 इधर, टोटल 19 मैथ्स के टॉपिक हैं। और आप ये 19 मैथ्स के टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो ऑलमोस्ट जो आपका 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ईजिली आप मैथ्स के लगा लोगे। तो आप देखो, सबसे पहले आते हैं गुणनखंड और गुणज एवं उनके गुण। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो गुणनखंड बेसिकली क्या, फैक्टर्स होते हैं। गुणनखंड किसको कहते हैं, कोई संख्या है वो किन किन संख्याओं से कट जाएगी वो उन संख्या का गुणनखंड कहलाता है। सपोज जैसे मैंने 8 का एग्जाम्पल लिया, 8, तो 8 के गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। कैसे, जैसे 8 को आप डिवाइड करो 1 से, कट जाएगा 1 8 जा 8, करेक्ट। देन 8 2 से डिवाइड करो, देखो 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, तो 2 चौक 8। सिमिलरली क्या है, 8 को 4 से डिवाइड करो तो 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, ये कट गया। देन 8 को 8 से डिवाइड करो तो 8 1 जा 8, कट गया। तो मतलब 1 2 4 8 ये सारे क्या है, उसके गुणनखंड है। मतलब किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। तो कोई संख्या है, उस संख्या को जो भी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगा, मतलब जो आपका भाग देने के बाद जो आपका भागफल है वो पूर्ण संख्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, उस संख्या का गुणनखंड बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे 15 के कितने गुणनखंड हो गए, तो 15 को डिवाइड करो, देखो 1 से 15 को डिवाइड करो, 1 15 जा 15, 1 15 15, कट गया तो एक उसका फैक्टर हो गया। सिमिलरली 3 से काटो, 3 बचे 15, ये भी कट गया। देन 5 से काटो, 5 से 15, इससे भी कट गया। देन 15 से 15 करना 15, मतलब 1 3 5 और 15, ये क्या हो गए, 15 के गुणनखंड हो गए। तो इस हिसाब से आपको फैक्टर्स निकालेंगे। ये आपके सारे फैक्टर्स हो गए जितने होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आपके अभाज्य गुणनखंड किसी को कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि जो फैक्टर्स आते हैं उसके क्या है, वो संख्या क्या अभाज्य होनी चाहिए। किसी संख्या के गुणनखंड ये अभाज्य हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 42 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से काटो इसको, 2 1 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2 2, 3 से 3 सते 21, 2 3 7, ऐसा एक भी हो गया उसका, 42 भी हो जाएगा उसका, 14 से भी कट जाएगा। हमको लेकिन क्या निकालना, अभाज्य। देखो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के बारे में पहले भी बता दिया, पहले ही आपको बता दिया। 3 7 ये सारी क्या अभाज्य संख्या। तो 42 का क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 42। LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब बराबर हो गया। आपका उत्तर सही है। तो 2 3 7 उसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड आप निकालते हो तो क्या होता है कि उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। जैसे 21 के कुल गुणनखंड कितने हैं, तो 21 को क्या है, 1 से कट जाएगा 21, 3 से थे 21, 7 3 21, 21 21, तो ये क्या कुल गुणनखंड हो गए। लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, देखो 3 हो गए और 7, इसके केवल अभाज्य गुणनखंड है। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड को आपस में जब गुणा करोगे तो उसका क्या होता है, वही संख्या आ जाती है आपकी। तो जैसा मैंने बताया आपको गुणनखंड निकालना,
गुणनखंड मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्णतः विभाजित करे उसका गुणनखंड हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब वो संख्या अभाज्य ही होनी चाहिए जो उसके फैक्टर हो। अब आता है घात वाली संख्याओं के, कभी कभी नवोदय में इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। जो घात वाली संख्या होती है उनके गुणनखंड, जैसे ए एक सिंबॉलिक फंक्शन दिया a इंटू बी रेज टू पावर सी, ये और b अगर आपका अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है, तो a के पावर ये क्या वैल्यू हो जाएगा c इंटू बी के पावर c। तो ये अगर अभाज्य संख्या है तो टोटल क्या हो जाएगा आपका जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे c प्लस c आ जाएगा, उतने आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला 7 टू द पावर 9 यहाँ पे ले रखा, कितने अभाज्य गुणनखंड है 7 की पावर 9 मतलब 7 को 9 बार गुणा करो इंटू 3, देखो देन इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 देन अगेन 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 3 3 3 3 3 6 3 9 मतलब 9 बार गुणा करोगे तो 7 रेज़ टू पावर 9। तो इसमें क्या है आपका अभाज्य गुणनखंड कितना आया 9 आया। ऐसे 14 की पावर 9, 14 की पावर घात 9 जो है घात 9 है कि कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, तो 14 की पावर 9। तो इन सब के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने ना, सबसे पहले जिसके पावर जो वैल्यू लगा हुआ है ना उसके रिस्पेक्ट में देखो पहले ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, अगर नहीं है तो इसको आपको पहले अभाज्य संख्या करना पड़ेगा। 14 का गुणनखंड करो 2 सत्ते 14 अभाज्य गुणनखंड 14 आ गया की पावर 9 करेक्ट। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 9, तो अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 की पावर मतलब 9 मतलब 2 के घात 9, 9 अभाज्य संख्या हो गया। मतलब इसमें कितने हो गए तुम्हारे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे 9, इसमें भी कितने हो गए अभाज्य गुणनखंड 7 के पावर 9 में यहाँ पे भी 9, तो दोनों को अगर आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा 18, तो उत्तर आ गया आपका 18। तो इस हिसाब से तो नवोदय में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो ये हो गया सिंपल सा गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड मतलब जैसा मैंने बताया कोई भी संख्या जो पूर्णतः किसी संख्या को विभाजित कर दे वो क्या होगा गुणनखंड होगा, उसका फैक्टर होगा। बट अभाज्य गुणनखंड मतलब जिस संख्या से वो संख्या कटे वो अभाज्य ही होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया देखो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था नवोदय विद्यालय में। 9 तथा 7 दोनों एक उभयनिष्ठ गुणज हैं, गुणज संख्या a का मतलब आपका क्या है उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणज है संख्या a का। ये संख्या 1200 से 1300 के बीच है, मतलब जो संख्या इन दोनों के बीच में वो क्या होगा अब उभयनिष्ठ गुणज है, मतलब वो संख्या दोनों से कट जाए। सबसे पहले देखो 1200 से 1300 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, ये तो छोटा है तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। 1260 है, 1206 है, 1266 है। 1260 को देखो 9 से डिवाइड करो, 9 91 1260 को 9 से भाग दो कितना है 9 91 9 3 और 6 9 चौक 36, ये तो कट गया 9 से। लेकिन अब 7 से देखो कटता है 1260 डिवाइड बाय 7, 7 91 7 5 और 7 91 7 5 आ गया 5 और 6 7 8 56, ये कट गया। यहाँ 0 आया, यहाँ पे 0 7 0 0, ये भी कट गया। तो मतलब ये संख्या क्या दोनों संख्याओं से कट जाए, तो इसका उत्तर क्या आ गया सेकेंड वाला। ऐसे सिंपली यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। 1206 देखो कट रहा है किसी संख्या से, 9 से काट कर 9 थे 9 91 9 3 और 0 9 3 27, कितना गया 3 और 6 9 चौक 36। ये संख्या 9 से तो देखो कट गया। लेकिन अब देखो ये जो 1206 है, ये देखो पहले आपको 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 कितने 7 5 और 0 आ गया, 7 7 49, 1 और 6 आ गया, तो 7 7 दूनी 14 मतलब शेष बच जाएगा, 7 दूनी 14 2 शेष बच गया। तो मतलब क्या हुआ कि ये नहीं कट रहा है। तो ऐसे 1266 को चेक कर सकते हो, तो 9 से भाग दो, 9 करने 9 3 और 6 9 चौक 36 6 बचेगा, मतलब ये 9 से भी नहीं कट रहा है। तो ये क्या कुल मिला के उत्तर आपका क्या आएगा बी। तो 1260 देखो 1200 और 1300 के बीच में है करेक्ट। तो ये संख्या जो है वो उससे कट जा रहा है। और इसका आसान तरीका निकालने का, तो दोनों का क्या निकालो, सबसे पहले दोनों का मासा निकाल लो, 9 7 63। अब इसको 1 से 2 से 3 से ऐसे तब तक गुणा करते जब तक वो 1260 के 1200 1300 के बीच में आ जाए, तो डायरेक्ट आपको उत्तर मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हैं, तो इजी करने के लिए ईजिली सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट काट दो उसको।
अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 4 के पहले 4 गुणजों का योग, ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 में पेपर में पूछा गया। 6 के पहले 4 गुणजों, तो पहले 4 गुणज क्या है? गुणज मतलब उसके पहाड़े वाली गिनती। 6 कन्नम 6 पहला गुणज क्या होगा? 6 से गुणा करने के बाद 6 कन्नम 6, ये पहला गुणज होगा। दूसरा गुणज क्या होगा? उसका 2 से गुणा करने के बाद 6 दूने 12। तीसरा गुणज क्या हो गया? 6 त्रिक 18। चौथा गुणज क्या हो गया? 6 चौक 24। इनका योग कितना है? तो आप इन सब का जोड़ो। 12, 6 और 12 कितना हो गया? 12 6 18, 18 दूनी 36, 36 और 24 कितना हो गया? 60। तो उत्तर आ गया आपका ऐड करने के बाद 60। तो 6 + 12 + 18 + 24 बराबर 60। तो उत्तर आ गया। तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो। 2015 में देखो कितना सिमिलर क्वेश्चन है दोनों। 6 के पहले 4 गुणजों का योग, यहाँ पे 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, जैसे यहाँ 4 का पूछा था, देखो पैटर्न रिपीटेड है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो देखो तुरंत लग गया एक सवाल। तो 6 के प्रथम गुणज क्या हो गया? पहला 6 था, 12 था, देन 18 था, 24 था, देन पाँचवा क्या? 30 था। तो 4 गुणजों का योग तो मैंने यहाँ पे निकाल ही देता, 60 आया था। तो सबको ऐड करोगे अगर प्लस 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 तो कितना आ जाएगा? ऐड करने के बाद 90। ऐड करके देख लो आप। तो ऐसे आप सवाल लगा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन, 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई और इकाई स्थानों पर आए अंकों का अंतर, मतलब 6 के प्रथम गुणज, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। इसलिए मैंने कहा था पहाड़ा याद कर लो। ये ऐड करो 0, 3 2 5 1 6 1 7 और ये 2 9, टोटल आ गया कितना? 90। अब इसमें दहाई और इकाई के स्थानों का अंतर, दहाई में कितना है? 9, ये दहाई हो गया और ये इकाई हो गया, ये इकाई और ये दहाई। तो दहाई माइनस इकाई 0 बराबर 9। तो उत्तर यहाँ पे देखो 9 आ गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन ये क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा था पहले, एक ट्रिक बताया था कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे? 4 की पावर 11, 4 की घात 11, देन 7 की पावर 7 की घात 5, देन 11 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? तो यहाँ पे 4 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3। तो सबसे पहले देखना जिसके ऊपर घात लगा वो अभाज्य है कि नहीं। तो 4 के अभाज्य नहीं है, ये क्या है? 2 इंटू 2 की पावर 11 हो गया, इंटू 7 तो अभाज्य, 7 की पावर 5 हो गया, इंटू 11 की पावर 3 हो गया, ये भी अभाज्य है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 की पावर 11 गुणे 2 की पावर 11 गुणे 7 की पावर 5 गुणे 11 की पावर 3, मतलब ये सारा घात हो गया। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 को 11 बार यहाँ गुणा करोगे, इस 2 को 11 बार, 7 को 5 बार गुणा करोगे, 11 को 3 बार। तो 11 + 11 22, 22 और 5 27 और 3 30। तो उत्तर आ गया आपका 30। तो 11 + 11 + 5 + 3, तो उत्तर आ गया 30। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये कब पूछा गया? 2000 में पूछा गया। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। बेसिकली ये क्या है? इजी होते हैं, बट हमें क्या होता है कि पता नहीं होता, सॉल्व नहीं किए होते हैं तो प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे बच्चों को क्या कीजिए, ऐसे बेस तैयार कराइए टॉपिक के ऊपर। ऐसे एक साथ बर्डन मत करिए, एक टॉपिक पढ़ाइए, उसके ऊपर 8-10 सवाल लगाइए, देन आगे उनको एक अभ्यास दे दीजिए लगाने को। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ उसके टाइप के सवाल हो गए। तो बच्चों को क्या करिए, आप कुछ मत करिए, इनका अभ्यास कराइए। पहले थियरी पार्ट पढ़ाइए आराम से, क्या होता है क्या चाहिए, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगा दीजिए, उनको संभा दीजिए, नंबर सिस्टम, टेबल्स, ये सब एकदम फिंगर टिप पे एकदम रटवा दीजिए। रटवाने के बाद ताकि वो इजीली कैलकुलेशन एटलीस्ट कर सकते हैं ना, तब हम डीप मैथ्स में थोड़ा जाएंगे। क्योंकि अब इसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, लाभान, प्रॉफिट, साधारण ब्याज, ये सब आएगा। तो बच्चों को अगर कैलकुलेशन, पहाड़ा, ये सब पार्ट क्लियर है ना, तो उनको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगा। तो बेसिक्स, आप जब बच्चे 3rd तक पहुँचे तो बेसिक्स उनके एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि 4th और 5th में थोड़े हाई लेवल के लगाने वो स्टार्ट करें, ताकि उनका माइंड ओपन हो। तो आपको क्या करिए, थ्योरी पार्ट कराइए, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए। क्वेश्चन कराने के बाद क्या करिए, बच्चों को जब ग्रिप आ जाएगा तो एक अभ्यास प्रश्न निकालिए, प्रिंट करके दीजिए और उसी में बोलिए, उनको वो क्वेश्चन लगाएं। जब डाउट आता है उनसे बोलिए, पूछें। ऐसा नहीं एक बार लगवा दिए, एक बार लगा लिया तो हो गया। 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद दोबारा उनको बोलिए,
कि ऐसे क्वेश्चन लगाओ, देखो तुम्हारे सामने गलत करेंगे, तो धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस वो उनके अंदर आ जाएगा और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो एक बार जब बचपन में बेस मजबूत हो जाता ना, तो बच्चे लड़खड़ाते नहीं आगे क्लास में। अभी क्या होता है, बच्चे बाद में मन लगना पढ़ाई में क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि उनको क्लास में चीज़ें समझ में नहीं आती, तेज नहीं होते, क्यों, बेस तो उनका क्या था, अलग डाइवर्जन जाने लगता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई में बहुत अच्छा करें, बहुत सारे बच्चे अलग अलग टैलेंट होते हैं, वो चीज़ें करें, बट अगर ये टीचर के अंदर या पेरेंट्स के अंदर वो स्किल होनी चाहिए ताकि उनको मोटिवेट कर सकें, उनको जो कर रहे हैं, अगर पढ़ा उस टाइम पे आप पढ़ा रहे हो तो उनको पढ़ना भी अच्छा लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डेवलप, और कोई अगर और अच्छी स्किल है तो उनका वो डेवलप कीजिए। बट आप नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो आई फील लाइक यू कैन मेक देम स्टडी लाइक दिस। थियरी पढ़ाओ, कुछ क्वेश्चंस कराओ अच्छे से, देन प्रैक्टिस करने दो, फिर ऐसे मॉक टेस्ट आप कराओ, फार्मूलेज बोलो याद करें, बाद में उनको समझा दो दिमाग में, तो इस हिसाब से वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता दे रहा, डिस्कस करूँगा क्या चीज़, ये तो हो गया था, आप बता रहा था, ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, सॉरी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मैंने अभी बता दिया। अभी फिफ्थ टॉपिक लघुत्तम समापूर्ति और महत्तम समापूर्ति, ये मैं कवर करूँगा। सो थैंक यू सो मच।